दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव शिरयानी में। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था सल्तनत काल का और उसके अंदर हमने 2 वीडियो तैयार कर लिए हैं और अब ये तीसरे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इसमें हमारा टॉपिक है सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला और दूसरा जो फैक्ट है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय प्रशासन का प्रधान न्यायाधीश व प्रधान सेनापति कौन होता था? यानी सल्तनत काल के अंदर 2 प्रकार का प्रशासन है, मुख्य रूप से याद करना पड़ेगा अपने को। केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। प्रशासन तो उसके बाद में तहसील लेवल का भी है, जिला लेवल का भी है, ग्राम लेवल का भी है, लेकिन अपने को केवल 2 महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय प्रशासन की बात की जाए तो उसका प्रधान न्यायाधीश कौन होता था? सुल्तान होता था। यानी न्यायाधीश होते थे, सेनापति भी होते थे, लेकिन सेनापति के रूप में और न्यायाधीश के रूप में अंतिम शक्ति है वह सुल्तान को ही प्राप्त होती थी। अगला फैक्ट है, सर्वोच्च परामर्शदात्री संस्था कौन थी? यानी मुगल काल के अंदर राजा को सलाह देने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन थी? तो एक मंत्री परिषद होती थी और मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। यानी मजलिस ए खलवत है वो मंत्री परिषद का ही दूसरा नाम है। तो राजा को सलाह देने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती थी? मजलिस ए खलवत। और इसके 2 भाग होते थे, एक था मजलिस ए आम और मजलिस ए खास। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं जैसे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। एक तो सामान्य सभा होती थी और उसमें से भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोग होते थे 5-4 लोग, उसको मजलिस खास कहा गया है। ठीक है, तो भाई जैसे अपने होते मंत्री परिषद और उसमें से भी जो महत्वपूर्ण जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर मजलिस आम और मजलिस खास। आगे बढ़ते हैं हम। बर्नी ने सल्तनत काल के अंदर कितने कितने प्रशासन विभागों का उल्लेख किया है? तो भाई बर्नी जो इतिहासकार है उन्होंने प्रशासन की जानकारी दी है फतवाई जहांदारी के अंदर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उन्होंने कितने भाग बताए? उन्होंने केंद्रीय प्रशासन विभागों को 4 भागों में बांटा है कि उनके अनुसार 4 डिपार्टमेंट होते थे सल्तनत काल के अंदर। कौन कौन से? दीवान विजारत, दीवान अर्ज, दीवान इंसा और दीवान रिसालत। अब देखो इनका अर्थ देखते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है वो किस चीज़ से संबंधित है। पहला है दीवान विजारत, वजीर। वजीर का मतलब क्या होता है? वजीर का मतलब होता है जो राजस्व और वित्त का प्रधान हो वह वजीर। तो भाई दीवान विजारत यानी यह डिपार्टमेंट है, ये राजस्व और वित्त से संबंधित है। ठीक है, और इसका जो प्रधान है वो हो जाएगा विजारत कुल। ठीक है, तो दीवान ए विजारत यानी वजीर विजारत यानी ये राजस्व और वित्त विभाग का प्रधान था। अगला है दूसरा जो विभाग था वो था दीवान अर्ज। अर्ज अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग, जिसका प्रधान होता था आरिजे मुमालिक। दीवान अर्ज, अर्ज मतलब सैन्य विभाग, यानी कि दीवान अर्ज था एक सैन्य विभाग था। अगला था दीवान इंसा, यह साहिब पत्राचार से संबंधित विभाग था। और दीवान रिसालत, दीवान रिसालत था ये विदेश विभाग था। भाई इसको ध्यान से देखना, दीवान रिसालत ये विदेश मंत्रालय था, विदेश विभाग था। और यह धार्मिक विभाग भी था। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर कंपैरिजन करो, जिस प्रकार से मुगल काल के अंदर सदर सुदूर था वही काजी उल कुजात था। यानी कि धार्मिक मामले और न्याय संबंधी मामले एक ही व्यक्ति देखता था। जब वह धार्मिक मामले देखता था तो वह कहलाता था सदर सुदूर, और जब वह व्यक्ति न्यायिक मामले देखता था तो वह काजी उल कुजात कहलाता था। यानी काजी उल कुजात और सदर सुदूर दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास होते थे मुगल काल में। उसी प्रकार से यहाँ पर सल्तनत काल के अंदर दीवान रिसालत एक विदेश मंत्रालय, एक विदेश विभाग था, और धार्मिक विभाग भी इसके अंतर्गत ही आता था। जब वो धार्मिक कार्य करता था तो वह धर्म सुदूर कहलाता था, और जो विदेश मंत्रालय संबंधित कार्य करता था तो वह दीवाने रिसालत कहलाता था। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक एक का थोड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं हम। पहला पद हमने कौन सा बताया? दीवाने विजारत, यानी कि राजस्व और वित्त से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम। वित्त और राजस्व से संबंधित मामलों का ये अध्यक्ष है। ठीक है, इसका प्रधान कौन है? प्रधान वजीर है, और ये सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था। ठीक है भाई, पैसों वाला जो आदमी होगा वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जो राजस्व और वित्त देखता था, कौन देखता था? वजीर देखता था। और जो वजीर होता था वह सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था, यानी उसके मंत्री परिषद में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था। नायब ममलिकात पद आने से पूर्व वजीर सर्वोच्च अधिकारी था। भाई देखो, जब 1240 और 42 के बीच में जब बहराम शाह शासक हुए तो उनके शासनकाल के अंदर नायब ममलिकात नाम का एक नया पद आया था, और उस पद का जो मुख्य कार्य था वह पैसों से या वित्त से संबंधित था। तो जब नायब ममलिकात पद आया उससे पहले वजीर था
यह सर्वोच्च अधिकारी होता था। लेकिन नए ममलिकत पद आने के बाद में वजीर की शक्तियां हैं, वित्त वाली शक्तियां कम हो गई और उसका जो अधिकार क्षेत्र है वह कम हो गया। अगला प्रश्न है वजीर पद का स्वर्ण काल। तो जो अपना तुगलक काल है वह वजीर पद का स्वर्ण काल है। जिस प्रकार से अमीरों का स्वर्ण काल है वो लोधी काल है, तो इस प्रकार से वजीर पद का स्वर्ण काल है वो तुगलक काल को माना जाता है। जबकि बलबन के समय वजीर की शक्तियां निम्न बिंदु पर पहुंच गई थी। देखो बलबन के बारे में हमने पढ़ा कि ये किसी को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, ये स्वयं को खलीफा इन्होंने घोषित कर रखा था और ये ईश्वर के प्रतिनिधि ने ईश्वर के प्रतिनिधि मैं सॉरी खलीफा ने ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ये शासन करते थे और बहुत ही खुखार टाइप के ये भाई अपने वहाँ साम्राज्य के अंदर एक प्रकार का मैसेज देना चाहते थे। तो इन्होंने वजीर को भी ज़्यादा ऊपर नहीं आने दिया, ये साम्राज्य के सर्वा स्वयं सुल्तान ही रहे थे। तो इसलिए वजीर की जो शक्तियाँ थी वो बलबन के काल के अंदर निम्न बिंदु के ऊपर पहुंच गई थी। अगला पॉइंट हमारा वजीर पद के लिए सैन्य सफलता जरूरी किसने बताया? अलाउद्दीन के काल के अंदर। भाई अलाउद्दीन के काल के अंदर वजीर के लिए सैन्य सफलता जरूरी हो गया, यानी कि जिस आदमी को वजीर बनाते थे उनको सैन्य सफलता प्राप्त करनी पड़ती थी। ठीक है, सैन्य सफलता वाले व्यक्ति को ही, यानी जो एक सैनिक के रूप में जो व्यक्ति फिट बैठता है उसे ही वजीर के पद पर बैठाते थे। तो अब याद कर सकते हैं इसको इस प्रकार से कि अलाउद्दीन ने स्थायी सैन्य बल का गठन किया था और इन्होंने सेना के अंदर दाग व हुलिया प्रथा को लागू किया था, तो इसलिए इन्होंने वजीर के लिए भी सैन्य सफलता जरूरी कर दी। ठीक है, तो एक अपने अपन ने प्रशासनिक अधिकारी पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम दीवाने अर्ज, आरिजे मुमालिक। ठीक है, इसे हम दीवाने अर्ज भी कह सकते हैं, रावत अर्ज। अपन को केवल एक शब्द पकड़ना है, अर्ज। अर्ज का मतलब सैनिक से, सैन्य विभाग से आप इसका अर्थ है वो आप बिल्कुल लगा लो। यानी दीवाने अर्ज, इसका प्रधान कौन होता था? आरिजे मुमालिक। यानी दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट है, उसका जो प्रधान होता था वो आरिजे मुमालिक है। तो एक पहला प्रश्न ये बनता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? तो हमने पढ़ा कि बलबन ने दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और जबकि स्थायी सैन्य बल अलाउद्दीन खिलजी ने गठित किया था। तो पहला प्रश्न, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन ने की। दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? ये एक सैन्य विभाग है। और आरिज मुमालिक होता था, यानी दीवाने अर्ज का जो प्रधान होता था वह प्रधान सेनापति नहीं होता था। दीवाने अर्ज विभाग का प्रधान था लेकिन प्रधान सेनापति नहीं था। तो प्रधान सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति हमने ऊपर पढ़ा है कि प्रधान सेनापति और प्रधान न्यायाधीश है वह स्वयं सुल्तान होता था। एक अलाउद्दीन ने सैन्य विभाग के अंदर दाग व हुलिया प्रथा को लागू किया। तो सैन्य विभाग की अगर बात आएगी, दीवाने अर्ज की बात आएगी, तो अपने को 3-4 प्रश्न याद करने हैं कि दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की। ठीक है, और सैन्य विभाग के अंदर दाग व हुलिया प्रथा लागू की अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला जो प्रशासनिक अधिकारी वह है दबीर मुमालिक। अगला जो विभाग है वह है दीवाने इंसा। यह शाही पत्राचार विभाग है, यानी कि पत्रों का, सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला विभाग है और इस विभाग को दीवाने अशरफ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो पूरा जो विभाग है उसका तो नाम है दीवाने इंसा। ठीक है, जो उसका प्रधान होता था वो होता था दबीर मुमालिक, जो पूरे साम्राज्य के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। शाही पत्राचार का ये विभाग था। लेकिन एक सुल्तान का व्यक्तिगत दबीर भी होता था, यानी एक व्यक्तिगत आदमी भी होता था जो सुल्तान के जो इनके जो भी भाई चिट्ठी पत्र संदेश आते थे उनका काम देखता था, उसको कहते थे दबीर खास, यानी खास दबीर था वो। देखो भाई, दबीर शब्द को कैसे याद करोगे कि ये दीवान इंसान शाही पत्राचार विभाग का जो प्रधान था उसका नाम क्या था? दबीर था। क्या था? दबीर। और वो दबीर जो सुल्तान का व्यक्तिगत होता था तो उसको हम दबीर खास कह रहे हैं, यानी खास दबीर कह रहे हैं। सुल्तान का खास है वो दबीर। अगला विभाग था दीवान रिसालत, जिसको हमने बताया ये एक विदेश विभाग था, विदेश मंत्रालय था, और इसका प्रधान होता था रसालत मुमालिक। तो इसके प्रधान को कैसे याद करेंगे कि लास्ट वाला शब्द पहले और उसके बाद में हम जोड़ देंगे मुमालिक। ठीक है, तो दीवान रिसालत का प्रधान होता था रसालत मुमालिक। और देखो मैंने अभी आपको बताया यह 2 काम करता था, एक तो विदेश मंत्रालय भी यही था और धार्मिक विभाग भी इसे ही माना जाता था। जब ये रसालत मुमालिक धार्मिक कार्य करता था तो इसका नाम हो जाता था सदरुस सुदूर। अब देखो ये तो हो गए महत्वपूर्ण 4 विभाग बरनी के अनुसार। ठीक है, एक तो दीवाने आरिज हो गया, ठीक है, आरिज मुमालिक, अर्ज हो गया है ना, यानी सैन्य विभाग हो गया। और एक हो गया अपने ये दीवाने रिसालत,
जो विदेश मंत्रालय धार्मिक विभाग भी है, एक दीवान इंसा हो गया जो शाही पत्राचार का विभाग है, और एक हो गया अपना दीवान वजारत वजीर यानी कि वित्त और राजस्व से संबंधित विभाग। ये तो मुख्य विभाग हो गए। अब इनके अतिरिक्त जो और विभाग है उनको हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको सहसंबंध बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको यहीं पर सारी चीज़ें याद हो जाए। एक इसके अंदर विभाग था वकील ए दर। देखो दर का मतलब होता है चौखट। वकील ए दर यानी शाही परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना। शाही परिवार की चौखट पे रहने वाला व्यक्ति जो उनके लिए आवश्यक वस्तुओं की देखभाल करता था, ऐसा व्यक्ति जो शाही परिवार के पास उनकी चौखट पे उनके दर पे रहता था और उनके लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करता था, वह कहलाता था वकील दर। ठीक है। एक विभाग था दीवाने वकूफ। तो ये हमने पहले भी बात कर ली। वकूफ मतलब आय और व्यय को आप वकूफ के रूप में मान लो, जैसे आयात निर्यात व्यापार कहलाता है, वैसे ही आय और व्यय का लेखा जोखा करने वाला वकूफ। और दीवाने वकूफ विभाग की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, खिलजी वंश के संस्थापक ने। अगला है दीवान मुस्तकराज। ये भी एक प्रकार का राजस्व विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी देखभाल करने के लिए। अगला है दीवानी सियासत। तो देखो दीवानी सियासत और दीवानी रियासत ये दो विभाग आए हैं। तो दीवानी रियासत तो अलाउद्दीन खिलजी की थी, ठीक है, जो बाजार व्यवस्था से संबंधित थी। और दीवानी सियासत इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और यह एक दंड विभाग था। दीवानी रियासत भी आ गया। दीवानी रियासत है, ये बाजार पर नियंत्रण में मापतोल का निरीक्षण करने वाला था, और इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, क्योंकि उन्होंने ही बाजार व्यवस्था लागू की थी, और उसको अच्छे से लागू करने के लिए उन्होंने एक नया विभाग बनाया था दीवानी रियासत। और इसके अधीन है वो एक तो वहाँ पर सेना आता था और एक आता था बरीद, यानी एक तो गुप्तचर और एक सेना आता था जो बाजार से जो व्यापारी होते थे उनका पंजीकरण कराता था। तो इसके अधीन दो वो आते थे अधिकारी जिनका विवरण हम आगे पढ़ेंगे आराम से। एक अधिकार था सरे जानदार। जानदार मतलब जिसमें ताकत हो, जान हो। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। सुल्तान के जो बॉडीगार्ड होते थे, जो अंगरक्षक होते थे, उनका जो प्रधान होता था, प्रधान व्यक्ति होता था, वह सरे जानदार कहलाता था। तो याद कर सकते हो कि सुल्तान का जो अंगरक्षक होता था वो बहुत ही अच्छे पावरफुल होते थे, और उनका भी जो मेन नेता होता था वो बहुत जानदार होता था। ठीक है। तो सरे जानदार कौन होता था? सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। अगला है अमीर हाजिब। हाजिब हाजी हाजी मतलब कि दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। दरबार के अंदर किन 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 शिष्टाचारों के अनुसार पालन करना पड़ेगा, कैसे आदमी को व्यवहार करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को लागू करता था अमीर हाजिब। यानी हाजी हाजी मतलब दरबार के अंदर शिष्टाचार का पालन करने वाला अधिकारी। अगला है मुहतसिब। मुहतसिब है वो प्रजा के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला है, यानी कि उनके भाई सल्तनत काल के अंदर, साम्राज्य के अंदर जो जनता है वो नैतिक आचरण कर रही है नहीं कर रही है, इसकी देखभाल कौन करता का? मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। अगला है दीवाने खैरात। खैरात का मतलब होता है दान, यानी कि मुस्लिम गरीबों के कल्याण करने के लिए जिस विभाग की स्थापना की उसको दीवाने खैरात कहते हैं। दान विभाग, दीवाने खैरात विभाग मतलब कि जो गरीब मुस्लिम है उनके कल्याण के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना कर रखी थी, जिसे दीवाने खैरात के नाम से जानते हैं। और ये किसने की थी? ये फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक ने 5 नए विभागों की स्थापना की थी। वो पांचों अब लगातार आएंगे। उस टाइम भी हमने बात की थी, फिरोज तुगलक ने 5 विभागों की स्थापना की थी। दीवाने खैरात यानी मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना की थी। दूसरा है दीवाने बंदगान। बंद किनको करते हैं? दासों करते हैं, यानी कि दास विभाग की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने, और फिरोज तुगलक के काल में सर्वाधिक दास पाए जाते थे। अगला है दीवान इश्तियाक। इश्तियाक मतलब पेंशन विभाग। ठीक है। दीवान इश्तियाक की स्थापना भी फिरोज तुगलक ने की थी। ये एक पेंशन विभाग था। दारुल सफ़ा, सफ़ा खाना कहते हैं अस्पताल को। दारुल सफ़ा यानी खैराती अस्पताल, यानी फ्री के अंदर इलाज करने वाला अस्पताल, इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक ने की थी। और लास्ट है इनका दीवान इमारत। दीवान इमारत यानी कि इमारत बनाती है, निर्माण करते हैं, यानी कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज तुगलक ने की थी दीवान इमारत के नाम से। तो ये हो गए फिरोज तुगलक द्वारा चलाए गए, स्थापित किए गए कुछ विभाग। अगला है दीवाने कोही। दीवाने कोही जिसका प्रधान होता था अमीर कोही। कोही का शब्द आप एग्रीकल्चर से यानी कि कृषि से लगा हुआ आप, तो दीवाने कोही है, यह एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यानी कि कृषि विभाग है, और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किसानों के लिए तकावी ऋण जारी किए थे, सौंदर्य ऋण सबसे पहले जारी किए थे, किसानों के बारे में सोचा था और फसलों की रोटेशन पद्धति को उन्होंने अपनाया था। अगला है ख्वाजा।
इक्तेदारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा की स्थापना बलबन ने की थी। ये अपन बिल्कुल याद कर सकते हैं। बलबन ने दो चीजें की थी, एक तो उन्होंने दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना की थी, दूसरा उन्होंने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी इक्तेदारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। इक्तेदार क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे उसको। अब ये दो शब्द अपने को एक साथ याद करने हैं, एक तो मुशरिफ ए मुमालिक और एक मुस्तौफी ए मुमालिक। तो अपने को ये मुमालिक वगैरह सब छोड़ दो, अपने को तो एक शब्द पकड़ना है। पहले हम देखो मुशरिफ, दूसरे में मुस्तौफी। देखो दोनों शब्दों को बार बार बोल के देखो, ध्यान से देखो। मुशरिफ मुस्तौफी, मुशरिफ मुस्तौफी। यानी मुशरिफ शब्द है वो थोड़ा सा भारी लगता है हमें, मात्रा के हिसाब से लगा लो, कैसे लगा लो, बोलने के तो रे लगा लो मुशरिफ। जबकि दूसरा शब्द मुस्तौफी, ये हल्का शब्द लगता है, तोहफी हमारे मुंह से बहुत आसानी से निकल रहा है। यानी मुस्लिम भारी शब्द है और जब मुस्तौफी हल्का शब्द है। तो इनको कैसे याद करोगे? ये जो मुशरिफ होता कौन होता था? ये महालेखाकार, महालेखाकार होता था ये, यानी बहुत सारी चीजें लिखता था, लिखा पढ़ी का हिसाब रखता था सारा। जबकि मुस्तौफी हल्का शब्द है, यानी इसका काम हल्का होता था, इसका काम होता था महालेखा परीक्षक, केवल उसका निरीक्षण करना होता था, ऊपर जांच जांच करता था बस। मतलब पूरी मेहनत बेचारा करता था महालेखाकार। इस हिसाब से 6 शब्द बैठा सकते हो। महालेखाकार पूरा लिखने का काम करता, लिखा पढ़े। जबकि मुस्तौफी था महालेखा परीक्षक, वो केवल उसका निरीक्षण करता था। हाँ, तो भारी शब्द पहले मुशरिफ, बाद में मुस्तौफी। मुशरिफ है वो बहुत मेहनत करता था, माल लेखाकार था, जब मुस्तौफी माल लेखा का केवल परीक्षक था, ऊपर वो ध्यान देने वाला था बस। अगला है कोतवाल। कोतवाल होता था शहरों के अंदर कानून व्यवस्था बनाने वाला अधिकारी, यानी कि कोतवाल है वो शहरों से संबंधित है, बिल्कुल याद कर लो। जैसे अपन इसमें राजस्थान जी के में याद करते हैं ना, शहरिया कोतवाल, शहरिया मतलब शहर, उसका मुखिया कोतवाल। उसी प्रकार से शहरों की कानून व्यवस्था करने वाला कौन? कोतवाल। अगला है बरीद ए मालिक, गुप्तचर विभाग। बरीद ए मुमालिक है, इसको थोड़ा सही कर लो, ये मेरी पीडीएफ के अंदर है। बरीद ए मुमालिक, अपने मुमालिक के नहीं जाना, अपने को बरीद पे जाना है। बरीद है गुप्तचर विभाग का प्रमुख। देखो मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी रसालत विभाग की स्थापना की थी। उसके अंदर इन्होंने 2 अधिकारी नियुक्त किए थे, एक तो सेना और एक दूसरा बरीद। सेना था वो तो बाजार का अधीक्षक था, सारे व्यापारी उसके पास में अपने आप को पंजीकृत करवाते थे। जबकि ये जो बरीद था यह गुप्तचर विभाग का भाई हेड था, मेन था। ये देखता था कि बाजार व्यवस्था जो नियम लागू किए उनका सही ढंग से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये जो बरीद ए मुमालिक था ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। और बरीद और सेना ये दोनों दीवाने रिसालत के अंतर्गत आते थे, जिस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला हमारा अमीर बारबक। दरबार के सुल्तान में मिलने वालों पर नजर रखना। बारबक बार बार नजर रखता है, बहुत सावधानी से नजर रखता है कि सुल्तान से मिलने वाले कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, बहुत गहरी नजर रखती थी इनकी। तो अमीर बारबक मतलब दरबार में सुल्तान से मिलने वालों पर नजर रखने वाला। खास खेल, खास खेल का मतलब होता है खास, यानी शाही महल की सुरक्षा हेतु नियुक्त सैनिक। खास खेल, खास व्यक्ति, यानी शाही महल जहाँ पर रानियाँ होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो सैनिक नियुक्त होते थे, यानी खास व्यक्तियों को नियुक्त करते थे वहाँ पर जो विश्वास पात्र हो राजा के। यानी खास खेल कौन होते थे? शाही महल की सुरक्षा हेतु नियुक्त सैनिक। और जबकि पहला आया था वकील दर, यानी दर जो दर पे रहते हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए सामान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो है वकील दर। अगला है मुफ्ती। मुफ्ती कौन होता था भाई? धर्म की व्याख्या करने वाला होता था। यानी काजी तो कौन होता था? काजी होता था न्याय देने वाला, ठीक है। और काजी है वो मुफ्ती की व्याख्या के आधार पर न्याय देता था। जिस प्रकार से अपने न्यायालय होते हैं, न्यायालय के अंदर न्याय कौन सुनाता है? न्यायाधीश। लेकिन न्यायाधीश किस आधार पर सुनाता है? वकील की जिरह के आधार पर, ठीक है। उसी प्रकार से काजी है उस काल के अंदर न्याय सुनाता था, और किस आधार पर सुनाता था? मुफ्ती की व्याख्या के आधार पर। ये हो गया हमारा केंद्रीय प्रशासन। अब हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। भाई ये तो केंद्रीय प्रशासन हो गया, पूरे सल्तनत का जो साम्राज्य केंद्रीय, भाई जो अपने सुल्तान के अधीन है वहाँ पर सुल्तान के दरबार की बात होगी। और अब बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। तो देखो भाई, पहले हम देखते हैं कि केंद्रीय जो प्रशासन था, जो भाई मतलब सल्तनत का जो साम्राज्य था, उसको अनेक भागों में छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ था। जिस प्रकार से पूरे देश को हम बांटते हैं ना, किसमें? राज्यों में बांटते हैं। फिर राज्य को हम जिले में बांटते हैं, जिले को तहसील में बांटते हैं, और तहसील के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं। उसी प्रकार से सल्तनत जो साम्राज्य था वह पूरा किसमें बटा हुआ था? प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे देश राज्यों में बटा हुआ है, उसी प्रकार से सल्तनत प्रशासन है वह प्रांतों में बटा हुआ था। और प्रांतों को क्या कहते हैं वहां पर? एकता। अब ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, देखो कंपेरिजन करते हुए चलना है, चाहे 4 के 5 वीडियो बन जाए, पूरा क्लियर करवाएंगे आज सल्तनत काल। देखो जिस हिसाब से अपने मुगल काल के अंदर
जो मुगल साम्राज्य था वो विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था। क्या कहते थे उनको? सूबा कहते थे। यानी कि मुगल साम्राज्य विभिन्न सूबों में बटा हुआ था, देश राज्यों में बटा हुआ है। मुगल काल सूबों में बटा हुआ था। उसी प्रकार से सल्तनत प्रशासन है वह एकताओं में बटा हुआ था। कहने मतलब मुगल काल में जो होते थे सूबा, वही इसमें सल्तनत काल में होते थे इक्ता। ठीक है। अब इक्ता का अधिकारी जो होगा उसको कहेंगे इक्तेदार। जिस प्रकार से जो सूबा होता था उसका प्रधान अधिकारी होता था उसको सूबेदार कहते थे। उसी प्रकार से सल्तनत काल के अंदर विभिन्न प्रांतों को बांटा गया और प्रांतों को कहते थे इक्ता। और इक्ता का प्रधान कहलाता था वली, मुफ्ती, नाजिम, नायब, इक्तादार। बहुत सारे नाम थे, ये अपने को याद करने हैं। और जो मुफ्ती होता था उसका मुख्य कर्तव्य होता था सैनिक। यहाँ पर देखो दो मुफ्ती हैं। एक मुफ्ती है जो धर्म की व्याख्या करता है, ठीक है, जो काजी की सहायता करता है। और ये जो मुफ्ती नाम है ये है वली का, यानी इक्तादार का। जो इक्ता का प्रधान होता है, जो प्रांत का प्रधान होता है, वो है मुफ्ती। तो इसका दो प्रकार के कर्तव्य होते थे इसके, सैनिक कर्तव्य और कानून व्यवस्था। यानी कि एक तो इनके होते प्रशासनिक कर्तव्य, प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना, और दूसरा होता था इनका सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। ठीक है। वित्त राजस्व संबंधी अधिकार नहीं है, यहाँ पे याद करना। दो प्रकार के अधिकारी होते हैं। देखो हर जगह दो प्रकार के अधिकारी आएंगे। एक आएगा वित्त और राजस्व, पैसों का मामला अलग होता है, पैसों के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त करते हैं, जबकि सैन्य व्यवस्था और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अलग अधिकारी नियुक्त है। तो ये अपन डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं। तो केंद्रीय जो व्यवस्था थी, केंद्रीय प्रशासन है, उसको अगर हम बांटेंगे तो विभिन्न प्रांतों में बांटेंगे। प्रांतों को इक्ता कह रहे हैं, और इक्ता का प्रधान है वली, मुफ्ती, इक्तादार। और इक्ता का और ये इसका इक्तेदार का मुख्य काम क्या होता था? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था, व्यवस्थित रूप किसने दिया? तो भाई हमने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो केवल नाम मात्र के संस्थापक थे। प्रशासनिक व्यवस्था है जो इक्ता व्यवस्था थी उसका प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इक्तेदारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की? तो हम पढ़ चुके हैं कि ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति है वो बलबन ने की थी। और क्यों की थी? इक्तेदारों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग अधिकारी बनाया कि तुम इक्तेदारों के ऊपर नियंत्रण रखो, उनके ऊपर ध्यान रखो कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिरोज तुगलक यानी तुगलक वंश का जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक था सल्तनत युग का, जो अकबर कहलाता है, फिरोज तुगलक, उसने इक्तेदारों का नाम बदल के वजहदार कर दिया। यानी इक्ताओं का नाम बदल के उन्होंने वजह कर दिया। चीज वही है, प्रांत हैं, लेकिन प्रांतों को पहले इक्ता कहते थे, लेकिन फिरोज तुगलक और उसके बाद के शासक कहने लगे वजह। और जिनको उनका अधिकारी बनाते थे, प्रधान अधिकारी, वो कहलाने लग गए वजहदार। यानी इक्ता वजह कहलाने लग गया और इक्तेदार है वो वजहदार। किसके शासनकाल से? फिरोज तुगलक के शासनकाल से बाद के शासकों तक। अब देखो भाई, पूरे केंद्रीय प्रशासन को तो बांट दिया कितने भागों के अंदर, बहुत सारे भागों में बांटा, जिनका नाम क्या रखा? इक्ता। और एक इक्ता को, जिस प्रकार से राज्य को हम जिलों में बांटते हैं, वैसे इक्ता को बहुत सारे सिक में बांट दिया। सिक मतलब जिले के समान, आज के जिले के समान होता है सिक। तो इक्ताओं या प्रांतों किस में बांटा? सिक में बांटा। और सिक का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था? सिकदार। जैसे इक्ता का प्रधान इक्तेदार, ऐसे सिक का प्रधान हो गया सिकदार। सिकदार मतलब जिला। और सिख को जिस प्रकार जिला को बांटते हैं हम तहसीलों में, उस प्रकार से सिख को किस में बांटा? परगनों में बांट दिया। परगना का मतलब हम लगा सकते हैं वर्तमान तहसील। ठीक है। और परगना का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? आमिल होता था। कौन होता था? आमिल। अब देखो यहां पर एक बार फिर दोबारा से माइंड में रिवाइज करो, आप इसको नोट कर सकते हो बिल्कुल। जैसे जैसे केंद्रीय प्रशासन है, उसका प्रधान कौन होता था? स्वयं सुल्तान होता था। ठीक है। सुल्तान तो मेन था, लेकिन केंद्रीय प्रशासन का प्रधान प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं दिया गया है। वहाँ पर सारे जो प्रशासन संबंधी जिम्मेदारी है वो स्वयं सुल्तान निभाता है। उसके बाद में आ जाएगी प्रांत की बात। प्रांत तो कहते थे इक्ता। इक्ता का प्रशासनिक अधिकारी होगा इक्तादार। इक्ताओं को बांटा सिकिया जिला में, जिसका मुख्य अधिकारी होगा, प्रशासनिक अधिकारी हो गया कौन? सिकदार। सिकिया जिला को बांटा परगना में। परगना का प्रशासनिक अधिकारी कौन हो गया? आमिल हो गया। ठीक है। ये हम सारी बातें कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों की। और परगना का राजस्व अधिकारी हो गया मुंसिफ, यानी कि राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी है वो परगना का है मुंसिफ। अब बात करेंगे हम सादी की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर सादा एक उन्होंने नई डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। उसका नाम मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा है, शायद
उसका नाम सत्ताधिकारी था। हाँ, क्या नाम था उसका? नाम था सत्ताधिकारी, यानी 100 गांव का समूह, उसको सादे भी कहते हैं। और उसका जो प्रधान होता था वो कहलाता था अमीरे सादे, यानी 100 गांव का एक एक समूह बनाया, उसके ऊपर एक एक अधिकारी लगाया जिसको अमीरे सादा कहा जाता था। और ये काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित ऊपर सारी चीजें हमने याद कर ली, फिर दोबारा से अगर बुक में रिवाइंड करेंगे तो याद आ जाएगा कि उन्होंने अमीर कोही की स्थापना भी की, उन्होंने अमीर सादा की उन्होंने नियुक्ति की। गांव के अधिकारी वंशानुगत, गांव के वंशानुगत 3 अधिकारी होते थे भैया, महत्वपूर्ण है ये देखो। खुत मुकदम चौधरी, खुत मुकदम चौधरी ये गांव के अधिकारी थे। प्रश्न क्या बनता है यहाँ पर? प्रश्न बनता है निम्न में से कौन अधिकारी गांव से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिकारी है वो सिख से संबंधित नहीं है? कौन सा अधिकारी परगना से संबंधित नहीं है? कौन सा प्रांतीय अधिकारी है या नहीं है? अधिकारी पूछते हैं कि ये अधिकारी किस लेवल के अधिकारी हैं। तो गांव के अधिकारी पूछ सकते हैं। तो गांव के मुख्य अधिकारी थे खुद मुकदम चौधरी, जिसमें से जो मुकदम होता था वह तो गांव का मुखिया होता था, यानी गांव का जो सबसे वयोवृद्ध आदमी होता था, सबसे जान पहचान वाला, उसको गांव का मुखिया बना देते थे। यानी गांव का मुखिया, यानी मैं से स्टार्ट हो रहा है, मुखिया मतलब मुकदम, यानी गांव का मुखिया कौन होता था? मुकदम। जबकि खुद और चौधरी ये दोनों कौन होते थे? ये दोनों राजस्व अधिकारी होते थे। अपनी बुक के अंदर मैंने चेंज भी करवा दिया था यहाँ पर। तो खुद और चौधरी हैं वो राजस्व अधिकारी थे, जबकि मुकदम था ये गांव का मुखिया होता था। तो खुद मुकदम चौधरी 3 अधिकारी होते थे गांव के। ये हो गया अपना प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन में हमने क्या याद किया? हमने देखा कि केंद्रीय प्रशासन को 4 भागों में बांटा, प्रांतों में जिसको इक्ता कहते हैं, उसके बाद में इक्ताओं को सिख में बांटा जिनको जिला कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसको परगने में बांटा और परगना को गांव में बांटा। उनके अधिकारी कौन कौन है वो हमने याद कर लिए। अब हम पढ़ते हैं सैन्य प्रशासन, यानी मुगलों का सैन्य प्रशासन कैसा था। तो मुगलों की सैन्य व्यवस्था थी तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित। तुर्क थे ये पश्चिम एशिया से आए थे, मंगोल थे ये आए थे मध्य एशिया से, ठीक है। तो तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित थी इनकी सैन्य व्यवस्था। सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो भाई सैन्य व्यवस्था की स्टार्टिंग किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। जबकि सैन्य विभाग किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था। और स्थायी सैन्य बल गठन का उनको गठन करके और दाग गोलियां प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब तक तो आपको बिल्कुल रट गए होंगी ये चीजें। अब देखो जो केंद्रीय सेना होती थी उसको कहते थे हस्म एक कल्ब। ये 2 शब्द अपने को याद करने हैं। केंद्रीय सेना को कहते थे हस्म एक कल्ब, और जबकि जो प्रांतीय सेना होती थी उसको कहते थे हस्म ए अतरफ। तो हस्म को याद नहीं करना अपने को तो कल्ब और अतरफ को याद करना है। अतरफ प्रांत, दोनों में तय तय आ रहा है। अतरफ मतलब प्रांत और कल्ब मतलब केंद्रीय। कैसे केंद्रीय कैसे कल्ब? प्रांत मतलब अतरफ। तो जो केंद्रीय सेना होती थी उसको हस्म कल्ब कहते थे और प्रांतीय सेना को हस्म अतरफ कहते थे, जो आगे आएगा। अगला पॉइंट हमारा, सर्वप्रथम सैन्य विभाग का गठन किया बलबन ने। बिल्कुल सही बात है। और सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैन्य व्यवस्था के अंदर दाग व हुलिया प्रथा भी स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप यहाँ पर देखते हैं कि सैनिकों को इक्ताओं के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लो। देखो भाई, जिस प्रकार से मुगल काल के अंदर हम पढ़ेंगे कि मुगल काल के अंदर जो अधिकारी होते थे उनको मनसबदार कहते थे। और मनसबदार को, कुछ मनसबदारों को तो नगद वेतन मिलता था और कुछ मनसबदारों को उनकी सेवा के बदले में, उनकी सैन्य सेवा के बदले, उनकी प्रशासनिक सेवा के बदले में उनको जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे कि भाई इस जमीन से जो राजस्व आएगा वो आपकी तनख्वाह होगी, यानी उनसे आप अपने सैन्य खर्चे पूरे करो। यानी तनख्वाह के बदले उनको किसी क्षेत्र विशेष का राजस्व वसूल करने का अधिकार दे देते थे। उसी प्रकार से सल्तनत काल के अंदर जो सैनिक होते थे उन सैनिकों को उनके तनख्वाह के बदले उनको इक्ता दे देते थे। मतलब उनको कुछ क्षेत्र दे देते थे कि भाई इस क्षेत्र के अंदर जो भी राजस्व प्राप्ति होगी वो अधिकार तुम्हारा है और इनसे आप अपने तनख्वाह की पूर्ति करो, अपने सैन्य जो भी अपने आवश्यकता है उनकी पूर्ति करो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को चेंज करके सैनिकों को इक्ताओं के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है वो इक्ता बांटने के विरोध में थे। वो खालसा के अंतर्गत अधिकतर भूमि रखना चाहते थे। अभी खालसा क्या होती है? देखो भाई, खालसा भूमि होती है वह भूमि जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में हो, जो सीधे केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में है, वो खालसा भूमि कहलाएगी। जबकि सल्तनत काल में इक्ता भूमि और
और मुगल काल के अंदर जागीर भूमि वह भूमि कहलाएगी जो अधिकारियों को उनके कार्य के बदले में, उनकी सेवाओं के बदले में दे रखी है। बेच नहीं रखी, उनके अधिकार नहीं है, केवल उनका राजस्व वसूली का अधिकार है, केवल राजस्व वसूली कर सकते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देना आरंभ कर दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा खालसा भूमि है उसको मैं रखूंगा। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि सर्वाधिक खालसा भूमि किस शासक के काल में थी, तो वह उत्तर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में। क्यों? क्योंकि इन्होंने एकताओं के माध्यम से भूमि को कम नहीं किया, जबकि इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया था। सैनिकों को नगद वेतन के बदले क्या दिया जाता था? वैसे इक्ता दिया जाता था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देना आरंभ किया था। पहला शासक जिसने किले बनवाने पर ध्यान दिया, तो राइट आंसर आ जाएगा बलबन। सल्तनत काल के अंदर सेना का महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो अश्व सेना सबसे महत्वपूर्ण अंग था। पैदल सैनिक भी थे, अश्व सेना भी थी और हाथी सेना भी थी, नौसेना भी थी, लेकिन सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो सेना का अंग था वह कौन सा था? अश्व सेना था। जबकि तोपखाने का इस समय विकास नहीं हुआ था। तोपखाने का सबसे पहले प्रयोग है वो बाबर ने किया था मुगल काल के अंदर। तो भाई सल्तनत काल के अंदर सेना के कितने भाग थे? 3 भाग थे। पैदल सेना भी थी, घुड़सवार सेना भी थी, गज सेना भी थी, ठीक है, हाथी सेना भी थी। और सल्तनत काल के अंदर तोपखाने का निर्माण नहीं किया गया था। अब देखो, 2 प्रकार की सेना होती थी, स्थायी सेना और अस्थायी सेना। ये ऐसे शब्द हैं जो अपने को याद करने एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सल्तनत काल के अंदर जो सेना स्थायी होती थी, यानी चाहे युद्ध हो या मत हो, सेना है वो लगातार सैनिक है वो सेवा में रहेंगे, यानी परमानेंट नौकरी रहेगी, वो स्थायी सेना कहलाती थी वजीस। ठीक है, और जबकि जो अस्थायी सेना होती थी, यानी जिसको युद्ध होने पर ही जिसका गठन किया जाता था, वह सेना कहलाती थी गैर वजीस। तो स्थायी सेना वजीस और गैर स्थायी सेना कहलाती थी गैर वजीस। अब देखो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपके लिए। सैन्य अधिकारियों का क्रम से घटता हुआ क्रम, सैन्य अधिकारियों का घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी कौन होता था? सुल्तान होता था। हमने आपको बताया प्रधान न्यायाधीश और प्रधान जो अपने सेनापति होता था वो कौन होता था? सुल्तान होता था। सुल्तान के बाद में होता था खान, ठीक है, और खान के बाद होता था मलिक, मलिक के बाद में अमीर, अमीर के बाद में सिपह सालार और सिपह सालार के बाद में सरखेल। यानी अगर छोटे पद से बड़े पद की ओर लेके जाए सैन्य अधिकारियों को, तो सबसे छोटा पद तो आ जाएगा सरखेल और सबसे बड़ा आ जाएगा सुल्तान। ठीक है, तो ये क्रम अपने को याद करना है, आगे और अच्छे से याद हो जाएगा कि भाई कैसे कैसे याद करना है। सबसे छोटा सरखेल, सरखेल छोटा नाम है, उसके बाद में सिपह सालार, यानी सबसे छोटा जो सैन्य अधिकारी होता था वह सरखेल होता था, उससे बड़ा सिपह सालार, फिर अमीर, फिर मलिक, फिर खान और सबसे बड़ा सुल्तान। सबसे बड़ी सैनिक इकाई कौन सी हो गई? खान हो गई, इसके ऊपर होता था। देखो भाई, अगर सैनिक इकाई की बात आएगी, सबसे बड़ी सैनिक इकाई तो खान आएगा, जबकि सबसे बड़ा सेनापति, प्रमुख सेनापति आएगा तो सुल्तान आएगा, वो उसके ऊपर होता था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थोड़ी होती थी सुल्तान की, इसलिए खान के अधीन होती थी सबसे बड़ी सैनिक इकाई, जबकि सबसे छोटी सैनिक इकाई होती थी सरखेल। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द आ गए सैन्य प्रशासन से संबंधित, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, ये दोनों तो हमने पहले ही बात कर ली, हस्म कल्ब और हस्म अतरफ। तो कल्ब का मतलब केंद्रीय सेना और अतरफ का मतलब प्रांतीय सेना। हस्म कल्ब है ये केंद्रीय सेना है, जबकि हस्म अतरफ है ये प्रांतीय सेना है। अगला अपना शब्द है सवार ए कल्ब। सवार ए कल्ब है शाही घुड़सवार सेना। देखो भाई, कल्ब आ गया, यानी कि सेना तो केंद्रीय है, लेकिन सवार ए कल्ब, सवार, सवार का मतलब शाही, यानी कि राजा की स्पेशल जो घुड़सवार सेना होती थी उसको शाही घुड़सवार सेना कहें। ठीक है, और तीसरा आ गया, नहीं इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो भाई, ये 4 शब्द 4 अपने को याद करने हैं। हस्म कल्ब तो केंद्रीय सेना और हस्म अतरफ आगे प्रांतीय सेना। अब 2 और याद करने हैं, सवार ए कल्ब और शमसी घुड़सवार सेना। शमसी घुड़सवार सेना है ये तो सुल्तान की व्यक्तिगत सेना होती थी, जबकि सवार ए कल्ब है ये शाही घुड़सवार सेना होती थी। अगला चलते हैं हम अमीर आखूर। तो अमीर आखूर नाम याद आते ही ध्यान दो, आपने ये कहाँ पढ़ा था भाई? अमीर आखूर असुसाला का प्रधान, यानी कि रजिया सुल्तान ने अबिसिनिया हबसी याकूत को अमीर आखूर का पद दिया था, असुसाला का प्रधान नियुक्त किया था। तो अमीर आखूर कौन है? असुसाला का प्रधान होता था। सेना ए पील, पील का मतलब क्या होता है? हाथी होता है। सेना ए पील, पीलपति, सेना ए पील का मतलब हस्ती साला का प्रधान। तो असुसाला का प्रधान तो हो गया अमीर आखूर, और जहां पर हाथी रखे जाते थे
उस स्थान के जो प्रधान होता था हस्तीशाल, उसका प्रधान हो गया सेना ए पील। अगला है हमारा अमीर बहर। बहर का मतलब बहना यानी पानी। आंतरिक जलमार्ग में नौकायन का प्रबंध करने वाला था अमीर बहर। अगला शब्द है पायक। पायक मतलब पैदल, यानी जो पैदल सैनिक होते थे वो पायक कहलाते थे। अगला शब्द है वसीयात ए हस्म। वेतन रजिस्टर का अधिकारी। वसीयत यानी वसीयत लिखने वाला, और वसीयत लिखी जाती है कागजों में, रिकॉर्ड में, यानी कि वसीयत ए हस्म कौन होता था? वेतन रजिस्टर का अधिकारी। वेतन यानी कि वेतन का हिसाब किताब रखने वाला, उसका रजिस्टर को मेंटेन करने वाला। तो वसीयत ए हस्म यानी वसीयत से याद करो, वेतन रजिस्टर की पूर्ति करने वाला उसका अधिकारी। अब यहाँ पर कुछ आ गए अपने सैनिकों के हिसाब से उनके कुछ उपनाम, जैसे अमीर दह। दह का मतलब 10, यानी 10 सैनिकों के ऊपर जो सेनानायक, एक सेनानायक होता था जिसको अमीर दह कहते हैं। अमीर सादा। सादा का मतलब हमने पढ़ा था 100 सैनिकों का सेनानायक। सादा का मतलब 100। अमीर दह 10 सैनिकों का सेनानायक। अमीर सादा 100 सैनिकों का सेनानायक। अमीर हजारा। हजारा मतलब हजार, यानी 1000 सैनिकों का सेनानायक होता था अमीर हजारा। यहाँ पर तुमन याद करना है। तुमन का मतलब अपन याद करें 10,000, यानी कि 10,000 सैनिकों का सेनानायक कहलाता था तुमन। ये एक प्रश्न एक साथ अपने को याद करनी है। ये सारी चीजें कौन कौन सी? अमीर दह से लेकर और अमीर तुमन तक। अमीर दहर पहला होगा अमीर ए दह 10 सैनिकों का सेनानायक। अमीर सादा 100 सैनिकों का सेनानायक। अमीर हजारा 1000 सैनिकों का सेनानायक। और अमीर तुमन 10,000 सैनिकों का सेनानायक। अब हमने अभी पढ़े हैं कि सैन्य अधिकारियों को उनके घटते क्रम के अंदर, बढ़ते क्रम में, तो अब वो ये यहाँ पे आते हैं। सबसे छोटी इकाई हमने कौन सी मानी थी? हमने मानी थी सरखेल। हमने घुड़सवार सेना के अंदर सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी थी? सरखेल मानी थी। 10 घुड़सवारों का समूह है वो सरखेल कहलाता है। ठीक है। और 10 सरखेल का समूह मिलके बन जाएगा एक सिपह सालार। ठीक है। यानी 10-10 का समूह बनके और अगले वाले स्टेप के अंदर पहुंच जाएंगे। यानी 10 घुड़सवार का जो मेन होता है वो कहलाएगा सरखेल, और 10 सरखेल के ऊपर जो अधिकारी होता था वो कहलाएगा सिपह सालार, और 10 सिपह सालार के का जो प्रमुख होता था वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा अमीर। और 10 अमीरों का प्रमुख कहलाएगा मलिक, और 10 मलिकों का प्रमुख कहलाएगा खान। और खान है वो सबसे बड़ी इकाई होती थी, उसके ऊपर है वो सुल्तान होता था, प्रमुख सेनापति। ठीक है। तो इनको अच्छे से रट लो। सरखेल, सिपह सालार, अमीर, मलिक, खान, और सबसे बड़ा सुल्तान। अब हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था। लेकिन टॉपिक हमारा बहुत बड़ा हो गया, एक वीडियो और बनाना पड़ेगा हमें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं नॉन स्टॉप आपके लिए ये लगातार वीडियो बना रहा हूँ, और अगला वीडियो शायद मेरे हिसाब से अगले वीडियो के अंदर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आपको जरूर फायदा होगा, और आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट, अपने विचार जरूर बताएं।